इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रवि। रवि ने अभी बी फार्मा कंप्लीट की है और अब वो कंफ्यूज है कि आगे क्या करे। उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो एम फार्मा करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई और भी ऑप्शंस हैं जो इससे ज्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट हमें दे सकते हैं। तो बस इसी बात को लेके वो कंफ्यूज है। तो अगर आप रवि की जगह पर होते तो क्या करते? तो इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आज ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको रियल कैरियर्स के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस मैंने ऐसे कहीं पे गूगल पे जाके या मैंने कहीं यूट्यूब की कोई वीडियो देख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसे अगर आप एक सर्च मारोगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके तो आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं बी फार्मेसी के बाद। तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा एकदम फ्लो चार्ट मिल जाएगा, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस मिल जाएंगे कि आप इसमें से ये कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जाहिर सी बात है आप उनमें से सारे के सारे जो ऑप्शंस होते हैं आप सभी के लिए ट्राई कर सकते हो, सभी में आप जॉब कर सकते हो। लेकिन क्या ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं? तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको केवल वो ऑप्शंस बताऊंगा जो सच में आपके करियर के लिए जरूरी हैं। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, अगर आप बी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल लाइन में रहना चाहते हैं तो आप क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी पैकेजेस अच्छे हो, इनिशियल सैलरी भी अच्छी हो, लेकिन आप फार्मेसी फील्ड से थोड़ा अलग हटना चाहते हो तो आपके लिए क्या ऑप्शंस है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं केवल उन्हीं कैरियर ऑप्शंस को चूज करने वाला हूं जो 70 से 80% बी फार्मा ग्रेजुएट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें टॉप टियर कॉलेज में अगर हमें एडमिशन मिलता है नाइपर या जीपेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके तो फिर हमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है? कितने स्टूडेंट हैं जो जीपेट और नाइपर जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके टॉप टियर जो कॉलेज होते हैं वहां पे एडमिशन ले पाते हैं? तो इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे हम 70 से 80% स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और जिन्होंने एक बहुत ही एवरेज से कॉलेज से बी फार्मा कंप्लीट किया है और बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद अब वो डायरेक्शन लेस है क्या उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज करके वहां से भी आप जो अपने क्वेश्चंस के आंसर है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो वीडियो है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए चलेंगे। पहली कैटेगरी वो रहेगी जिसमें आप बी फार्मा करने के बाद अपने फार्मेसी के फील्ड में ही रह के कुछ करना चाहते हैं तो आप उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन आगे जाके आप लॉन्ग टर्म में अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अच्छे आउटकम और आपको अच्छे पैकेजेस देखने को मिलेंगे। दूसरी जो कैटेगरी रहेगी उसमें आप फार्मेसी के फील्ड में भी रह सकते हैं, इसके अलावा आप फार्मेसी के फील्ड से थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं, जिसमें इनिशियल पैकेजेस आपके काफी अच्छे रहते हैं। अगर आप उसे कंपेयर करो एम फार्मा या बी फार्मा के बाद जो आप कोर्सेज करते हैं फार्मेसी के फील्ड वाले, तो उसके कंपेयर में आपको पैकेजेस अच्छे मिल सकते हैं और जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से जल्दी अपने एक्सपीरियंस के साथ आप काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब इनमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप ही को लेना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आप क्या करना चाहते हो। देखिए, तो अगर आपने बी फार्मा अपनी कंप्लीट कर ली है, आप चाहे आप एम फार्मा करना चाहते हो या फिर आप कोई भी आप अदर कोर्स करना चाहते हो, जो सबसे जो मेन जरूरी चीज होती है ना वो होती है आपकी स्किल्स। स्किल्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके पास एक कार है तो वो जो कार का जो इंजन होगा ना वो आपकी स्किल होती है। अगर आप गाड़ी में चाहे कितने भी पैसे लगा दो, उसको आप कितनी भी मॉडिफाई करवा दो, बहुत सारे पैसे लगा के उसको चमका दो, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो इंजन ही हमारा मेन चीज होता है। तो अगर इंजन खराब है, आपकी स्किल ठीक नहीं, तो आप चाहे कितने भी टॉप रेटेड कॉलेज से या कितना भी पैसा खर्च करके आप कोई भी कोर्स कर लो, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है ना तो वो आपके लिए केवल एक पीस ऑफ पेपर होगा जो डिग्री आपको वहां से मिलेगी। इसलिए सबसे जो मेन जो की पॉइंट है यहाँ पे वो आपका स्किल देने वाला है। लेकिन जब मैं स्किल की बात करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि स्किल होती क्या है, हमें क्या स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हम किसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखिए, स्किल का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि मान लीजिए आप एम फार्मा करना चाहते हैं। अगर आप एम फार्मा करोगे तो वहां पे स्किल्स का मतलब है कि जिस भी आप सब्जेक्ट को एम फार्मा में पढ़ने वाले हो तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आप रिसर्च वगैरह का काम कर रहे हो तो वो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो उसकी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी जो नॉलेज होती है तो वही आपकी स्किल मानी जाती है। इसके अलावा मान लीजिए आप अगर एमबीए जैसे कोर्सेज में आप एनरोल करते हो
तो वहाँ पे जो स्किल्स होती है उसका मतलब होता है आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो हर फील्ड को अगर हम देखें तो उसमें जो स्किल्स होती है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो सकती है, लेकिन कुछ हमारी ऐसी भी स्किल्स होती है जो काफी कॉमन होती है, जो फील्ड में काम आती है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास ये होती है तो आप काफी अच्छा कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो ये एक सॉफ्ट स्किल होती है और बहुत ही बेसिक सी स्किल होती है। तो ये स्किल वाले पोर्शन को मैंने सबसे पहले इसलिए बता दिया है ताकि आप जो भी आप कोर्स करने वाले हो तो मेन फोकस आपका स्किल्स को डेवलप करने में होना चाहिए, ना कि आपको थ्योरी रटने में। हालांकि नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए लेकिन स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो अब अपने मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें आप अपने बी फार्मा के फील्ड में रहते हुए आप क्या कर सकते हो। तो देखो, बी फार्मा फील्ड में रहने के बावजूद आपके पास सबसे जो कॉमन ऑप्शन रहता है वो एम फार्मा का रहता है। अब एम फार्मा में घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप एम फार्मा करते हो तो सबसे पहली जो बेसिक नीड है वो ये है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से करो। अगर आप जीपेट या नाई पर क्वालिफाई कर सकते हो अब तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा है कि आपको अच्छा टॉप टीयर कॉलेज मिल जाएगा और आप अपनी एम फार्मा कंप्लीट करके आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज एम फार्मा कॉलेज से अगर आप एम फार्मा कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है तो वो लगभग 2.5 लाख पर एनम या ज्यादा से ज्यादा 3 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी आपको मिल जाती है। लेकिन यहीं पे कुछ प्राइवेट बी फार्मा कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वो आपको 4 से 5 लाख पर एनम भी दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि आप किस कॉलेज से एम फार्मा कर रहे हो। अब जब आप एम फार्मा करते हो तो वहां पे जो ग्रोथ रहती है वो काफी स्लो रहती है, आपको इनिशियल जो पैकेज है वो काफी कम मिलता है। लेकिन आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो, आपको 5 से 6 साल तक अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो एम फार्मा करने के बाद किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, तो आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और आपको कुछ 5-6 साल बाद आपको ठीक ठाक सैलरी आपको मिलने लगती है। मतलब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, इतनी सैलरी आपको मिलने लगती है। वही आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है जिसमें हम बात करते हैं पीएचडी की। जब आप एम फार्मा कर लेते हो तो ज्यादातर जो ऑप्शन चूज करते हैं वो लोग पीएचडी का ही करते हैं। तो पीएचडी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन पीएचडी की जो जर्नी है वो काफी लंबी है। लगभग आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे पीएचडी जैसी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और बाद में जब आपको डिग्री मिल जाती है उसके बाद आप वेरियस टाइप के रिसर्च फील्ड में आप काम कर सकते हो, अपनी रिसर्च टीम बना सकते हो, पेपर पब्लिश कर सकते हो। तो वहां पे जाके आपको अच्छी सैलरी मिलने लगती है। जब आप पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आपको अच्छे पैकेजेस मिलने लगते हैं। एक एवरेज पीएचडी होल्डर का जो पैकेज रहता है वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए पर एनम का रहता है। बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपने किस कॉलेज से किया है, क्या रेपुटेशन है कॉलेज की, आपकी स्किल्स कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है। तो ज्यादातर चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। और पीएचडी में आपको एक डेटा भी आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी लोग पीएचडी करते हैं तो उसमें से केवल 20% ऐसे पीएचडी होल्डर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर पाते हैं, मीन्स उन्हें अच्छी सैलरी और पैकेजेस मिल पाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि केवल कई सुनी बातों से हम जो है बिलीव कर लें, तो डेटा काफी इंपोर्टेंट होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एम फार्मा करते हो तो आपको 2 से 3 लाख पर एनम का आपको पैकेज मिल जाएगा किसी भी एक एवरेज एम फार्मा कॉलेज से। और अगर आप पीएचडी भी कर लेते हो तो आपको 6 से 7 लाख पर एनम का आपको पैकेज मिल जाएगा एक एवरेज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद। लेकिन बात वही है, इसमें जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है, आपको समय इसमें लगेगा, लेकिन बाद में जाके अच्छे आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है। इस बार बी फार्मा फील्ड में भी बने रहोगे और इसमें से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, आप एम फार्मा करनी हो, पीएचडी करनी हो, तो वो सारी की सारी चीजें वो आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या करना चाहते हो। आप मतलब फार्मेसी फील्ड में ही रहना चाहते हो, आप स्लो ग्रोथ में घुसो, आप कम सैलरी में घुसो, लेकिन आपको अपने फील्ड में ही रहना है, इसी में कुछ बेटर करना है, तो आप ये फील्ड चुन सकते हो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसी में हमें जो अच्छी सैलरी मिल जाए शुरुआत में ही, तो ये थोड़ा सा कम पॉसिबल है क्योंकि जो टॉप टीयर कॉलेज होते हैं उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने पड़ते हैं, तब जाके हमें अच्छे पैकेजेस मिल पाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और तब जाके आपको ये जो ऑप्शन है वो चूज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जिसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा फार्मा एमबीए का। ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि फार्मा एमबीए होता क्या है, आपको इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या मतलब इसमें पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोज भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे और इसके अलावा भी कुछ हमारे ऑप्शंस और है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप या तो एम फार्मा पीएचडी की तरफ जाते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा फील्ड में ही रहें लेकिन हमें कुछ अच्छे पैकेजेस या सैलरी वगैरह मिल जाए स्टार्टिंग में, तो लोग क्या फार्मा एमबीए के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं।
तो देखिए जो एमबीए रहता है ना, अब हम नॉर्मल एमबीए की बात करें तो नॉर्मल एमबीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन रहती है। इसी तरीके से एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन रहती है, वो रहती है फार्मा मैनेजमेंट की। इसी को हम जो फार्मा एमबीए बोल देते हैं। तो अगर आप फार्मा एमबीए चूज करते हो तो इसमें आपको फार्मा मैनेजमेंट के कोर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जो फार्मास्यूटिकल के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो सारे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट देखा होगा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आपने 8th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। दूसरा रहता है रेगुलेटरी अफेयर्स। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो आपके फार्मेसी से रिलेटेड रहते हैं और ये आपको फार्मा एमबीए में पढ़ने रहते हैं। साथ में आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहते हैं, जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं फार्मा एमबीए के, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये जो सिलेबस होता है आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स के साथ साथ आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी प्रोवाइड करता है, जो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मिड टू सीनियर लेवल के जो रोल्स रहते हैं उनके लिए आपको रेडी करता है। इसमें हम कैरियर ग्रोथ और सैलरी प्रोस्पेक्ट की बात करें तो जो स्टूडेंट फार्मा एमबीए कंप्लीट करते हैं तो उनको जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 4 से 5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से उनकी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है, अगर वो एक एवरेज कॉलेज से फार्मा एमबीए करते हैं। लेकिन अगर आप टॉप टीयर किसी कॉलेज से करते हो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप करते हो जो टॉप रेटेड है, तो अगर वहां से करते हो तो आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए पर एनम का आपको एवरेज जो पैकेज है वो आपको स्टार्टिंग में मिलने लगता है। इसमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हाई है। आपके अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उसी के हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो सकती है। तो जितनी ज्यादा ग्रोथ आप चाहते हो उतनी ज्यादा आपको स्किल्स को, आपको अपनी जो नॉलेज है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एमबीए में जो ग्रोथ रहती है वो स्किल ओरिएंटेड रहती है। जितनी ज्यादा स्किल्स और नॉलेज होंगी उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर हम कुछ रिसेंट सर्विस की बात करें तो इस फील्ड में जो ग्रेजुएट्स रहते हैं तो लगभग वो 2 से 3 साल में वो क्या एक अच्छी पोजीशन को अचीव कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ब्रांड मैनेजर हो गया, इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर हो गया। तो इस तरह की जो अच्छी जो पोजीशंस रहती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी पे, उनको अचीव कर लेते हैं 3 से 5 साल के अंदर। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। लेकिन वही बात आ जाती है स्किल्स और कॉलेज कैसा है। तो जॉब मार्केट रियलिटी की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है तो उनके अंदर मैनेजमेंट रोल्स के लिए जो पोजीशन है उनमें 30% तक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, और ये चीज आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगी। तो पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा आई है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इस कोर्स को करने के बाद फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी हमें कुछ रोल्स मिल सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका स्किल सेट काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप हेल्थ केयर कंसल्टिंग फर्म, बायोटेक कंपनीज और इवन आईटी हेल्थ केयर फर्म में भी अपना जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बाद में भी जाके। लेकिन बात वही है कि आपका जो स्किल सेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको जो वेरियस टाइप के फील्ड है वहां पे आपको जॉब्स मिलने के ऑप्शंस रहेंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इंडिया का वो काफी ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट के जो रोल्स है कंपनीज के अंदर वो काफी ज्यादा डिमांडिंग में है। क्योंकि हमने देखा है लास्ट जो 5 ईयर्स है उसमें 30% तक जो ग्रोथ है वो हुई है इस तरह के रोल्स के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में भी आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, और बाहर अगर आप जाना चाहते हो तो वहां पे तो अच्छे पैकेजेस मिलते ही हैं। इसके अलावा आप कुछ और कैरियर ऑप्शंस के बारे में आप सुनते होंगे, जैसे फार्माकोविजिलेंस हो गया या फिर रेगुलेटरी अफेयर हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया। तो इस तरह के जो कैरियर ऑप्शंस हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी रिकमेंड आपको नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये क्या है, इंडिया में इमर्जिंग स्टेट में है, मतलब इंडिया में ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसमें अभी अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ये जो कोर्सेज हैं फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन इंडिया में अभी शुरुआती स्टेज है, तो अभी मेरे हिसाब से तो आपके लिए ऑप्शन ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन्हें कंसीडर करना चाहते हो तो एक प्रॉपर रिसर्च के साथ आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो। अब फार्मा एमबीए के अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है, वो रहता है हमारा जनरल एमबीए का। तो देखो, अगर आप मेरे सजेशन की बात करूँ ना तो फार्मा एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है, वहां पे आपको सैलरी पैकेजेस आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात मानो तो आप जो जनरल एमबीए को ज्यादा आप कंसीडर करके चलना। अगर आप 2 साल और एक्स्ट्रा देना ही चाहते हो तो जनरल एमबीए में क्या आपके पास स्पेशलाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं, डेटा एनालिटिक्स के भी रहते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जनरल एमबीए का सबसे ज्यादा फायदा ये रहता है
कि आप जो किसी भी एक कंपनी से बाउंड नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में ही काम मिलेगा। जैसे हम फार्मा एमबीए की बात करें तो फार्मा एमबीए में क्या केवल आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही काम कर सकते हो, आप जो है हेल्थ केयर सेक्टर में ही रह सकते हो, क्योंकि उसमें जो है एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए वो पूरा का पूरा कोर्स बना हुआ है ना। लेकिन आप जनरल एमबीए करते हो तो आप जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में भी जा सकते हो और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जनरल एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, तो आप जो हेल्थ केयर सेक्टर में रह सकते हो, आईटी में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, जो एफएमसीजी कंपनी रहती है तो उसमें भी आप जो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जनरल एमबीए को आप एक दुधारी तलवार की तरह समझो जो दोनों तरफ से वार करती है। चाहे तो आप फार्मेसी के फील्ड में भी जा सकते हो या फिर आप नॉर्मल फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब क्योंकि किसी इंडस्ट्री से बाउंड नहीं करता है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, आप अलग अलग जो कंपनीज को स्विच कर सकते हैं। अगर आप एक ठीक ठाक अच्छी एक एवरेज यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए को कंप्लीट करते हो तो आपको जो है 5 से 6 लाख तक का एक एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाता है शुरुआत में। लेकिन डिमांड आपकी स्किल्स की रहेंगी। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करेंगे, अगर आप टॉप टीयर कॉलेजेस को, IIM जैसे कॉलेज को अगर आप अचीव कर पाते हो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा ही है। 10 से 12 लाख से आपका इनिशियल पैकेज स्टार्ट होता है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आपको टॉप टीयर कॉलेज चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको जो एक ठीक ठाक एक अच्छा कॉलेज आपको फिर भी देखना पड़ेगा। तो वहां से आप जो अपनी एमबीए आप कंप्लीट कर सकते हो, स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि एमबीए जो है स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स और जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे ही आपकी जो सैलरी है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो शुरुआत में अच्छी रहती है, 2 से 3 साल भी अगर आपने कर लिया अच्छे तरीके से स्किल्स को इम्प्रूव करके तो काफी ज्यादा आपकी जो अच्छी सैलरी है वो हो जाएगी। जॉब मार्केट की अगर हम बात करें रियलिटी की तो जनरल एमबीए की जो मार्केट है वो ग्रेजुएट के लिए काफी ज्यादा सैचुरेटेड है। लेकिन कुछ ऐसे भी रोल्स हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा फाइनेंशियल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो इस तरह के रोल्स के लिए अभी भी काफी ज्यादा हाई डिमांड है। तो एमबीए करने के बाद आपको क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे ट्रेंड्स बदलते हैं उस तरीके से आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, स्किल्स को डेवलप करना होगा, तब तो आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट एमबीए करते हैं लेकिन उनको भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं हो पाता है। और इसके अलावा एमबीए करने का एक और ये भी फायदा रहता है कि बाद में जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो आपके मन में आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जनरल एमबीए करने के बाद एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज में हमें कमी देखने को मिलेगी। मतलब ये कि मान लीजिए कि आपने जो है फाइनेंस से आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाते हो तो जो फार्मा एमबीए करने वाले जो स्टूडेंट हैं तो क्या आप उनसे कॉम्पीट कर पाओगे, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो तो आपसे ज्यादा होगी। तो जी हाँ, इसमें ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इसमें जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो नॉलेज रहती है वो कम हो सकती है किसी एक सेक्टर के कंपेयर में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत इंप्रूव करोगे या अगर आप थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करोगे तो आप उस इंडस्ट्री में भी आप इजिली फिट हो जाओगे। और इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अपनी जो स्किल्स है, आपको जो नॉलेज है वो थोड़ी सी आपको इंप्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा एमबीए करना चाहिए। तो एमबीए आपको वही करना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है। आप अगर फार्मा फील्ड में रह के थोड़ी अच्छी ग्रोथ आप देखना चाहते हो शुरुआत में तो आप फार्मा एमबीए करो। अगर आप चाहते हो कि वेरियस फील्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि वेरियस फील्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ में आप अपने हेल्थ केयर सेक्टर में भी जा सकते हो, तो आपको जो जनरल एमबीए करना चाहिए। तो सजेशन मेरा तो ये रहेगा कि आप जो जनरल एमबीए करो। बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपकी क्या कंडीशंस है, आपके क्या डिसीजंस है, तो उन चीजों के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि आप जनरल एमबीए करो या फिर आप फार्मा एमबीए करो तो आपके पास कुछ स्किल्स होना नेसेसरी है, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये 3 जो मेन स्किल्स है ये आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप फार्मा एमबीए कर रहे हो या फिर आप जनरल एमबीए कर रहे हो, तो ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हमें जो है बाहर जाना चाहिए क्या। देखो, बाहर जाने का ऑप्शन तो आपके लिए खुला है, लेकिन ये सारे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक तो आपको काफी टफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो आपको फाइट करने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन किसी किसी की जो फैमिली होती है उनके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है इतना अच्छा, तो वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप उन लिमिटेशंस को क्रॉस करे आते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर की कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी इंडिया के कंपेयर में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन उसको पाने के लिए आपको अपने अंदर जो स्किल्स है उनको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो स्किल्स पे काम नहीं किया है
अपने अंदर आपने इंप्रूवमेंट नहीं की है, बी फार्मा जैसे आपने किया है इसी तरीके से आपने कहीं से भी किसी भी अरे गहरे कॉलेज से कहीं से भी आपने केवल पास होने के हिसाब से आपने अगर एमबीए कर लिया, तो फिर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपने करियर में क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या पैकेजेस भी देखने को मिलेंगे। आपके पास एक केवल पीस ऑफ पेपर होगा डिग्री का, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। एक और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए कोई जॉब करके, या सीधे आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्या है, जैसे उसका कॉलेज खत्म हुआ, बी फार्मा कंप्लीट हुई, तो उसने क्या है किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग वगैरह का काम करना शुरू कर दिया या फिर प्रोडक्शन लाइन में चला गया। उसने 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। अब जब वो एमबीए कंप्लीट करेगा और उसके बाद जब वो कहीं जॉब ढूंढेगा, तो उसके पास ऑलरेडी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इजीली उसे क्या है ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी और ज्यादा बेटर उसे पैकेज मिल सकता है अगर आप उसे कंपेयर करो जो डायरेक्ट हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। फर्क आपको देखने को मिलेगा कि जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और उसके साथ वो क्या है हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, तो मतलब उसे अच्छे पैकेजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज मस्ट। अगर आपको एक्सपीरियंस है, स्किल्स अच्छी हैं, तो ये चीज कंपनी ज्यादातर आज के टाइम पे देखती है। डिग्री किसी को नहीं चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो सिंपल से आपसे ये चीज पूछने वाले हैं इंटरव्यूज में या कहीं भी कि आपको क्या आता है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या आपकी स्पेशलिटी है, आप क्या हमारी कंपनी के लिए कुछ बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ही पूछी जाती हैं। कोई ये नहीं देखता है कि आपकी डिग्री में बैक कितनी लगी है, नंबर कितने आए हैं, टॉपर रहे हो या नहीं रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ आपकी डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप 1-2 साल आप एक्सपीरियंस ले लो। जैसे आप चाहते हो कि आप एमबीए मार्केटिंग से करना चाहते हो, तो मार्केटिंग के फील्ड में आप पहले 1-2 साल काम कर लो, 1 साल कर लो, 6 महीने कर लो, जितना भी आप चाहते हो। इसके बाद आप एमबीए भी कर लो, साथ में कर लो एमबीए, या फिर क्या है आप अलग से एमबीए कर लो। उसके बाद जब आप जॉब ढूंढोगे इजीली आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो ये चीज रहती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते, आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आप कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और जो सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कॉलेज आप कैसे सिलेक्ट करो, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। तो देखो यार, कॉलेज का मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करने वाला कि आप इस कॉलेज से ले लो, उस कॉलेज से ले लो। और आपके मन में ये भी रहेगा कि आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन क्लासेज लेके करो, तो ऑनलाइन भी आजकल एमबीए के काफी कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे कॉलेज कराते भी हैं। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन उसको मैं बाद में बनाऊंगा। और रही बात कॉलेजेस की, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना जरूरी है। और मुझे अगर कुछ अच्छा पता चलता है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो कोई अच्छा कॉलेज। चलिए अब बढ़ते हैं इसके फाइनल पार्ट की तरफ, जो हमारा कंक्लूजन। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप एमबीए करते हो, एम फार्मा करते हो, पीएचडी करते हो, इनमें से आप कुछ भी करते हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं आपके पैकेजेस क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, ये सारी की सारी जो ग्रोथ है वो आपकी डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपके स्किल सेट कैसी है, आपके पास नॉलेज कैसी है। इसके अलावा आप समय के साथ आप उनको कैसे अपग्रेड करते हो, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है उसी के ऊपर जाके डिपेंड करती है। आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, उसका नाम कितना बड़ा है, ये सारी चीजें सेकेंडरी चीज होती है। प्राइमरी चीज आपकी स्किल्स ही होती है। और कॉलेज का नाम कितना है वो आपके लिए डोर्स ओपन कर सकता है, लेकिन आपको अच्छे पैकेजेस नहीं दिला सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके मन में कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप डीएम करके मुझे इंस्टा पे आप डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।